हम लोगों ने एड्रिनल ग्लैंड और पैनक्रियास कल ख़त्म किया था। आज हमारे पास दो ग्लैंड है पढ़ने के लिए, और दोनों जो हैं वो सेक्सुअल हार्मोन सेक्रेट करते हैं। तो एक पहला है टेस्टिस। टेस्टिस जो है ये सिर्फ मेल में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है बेटा? मेल में। टेस्टिस जो है वो मेल एनिमल या मेल की बॉडी में, जनरली ह्यूमन के केस में मेल की बॉडी में होता है। और जो दूसरा ग्लैंड है ओवरी, वो जो पढ़ना है वो फीमेल की बॉडी में होता है। कहाँ पे होता है बेटा? फीमेल की बॉडी। हमको सबसे पहले टेस्टिस यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। टेस्टिस में कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें टेस्टिस में हम लोग को अभी इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट करना है रिप्रोडक्शन, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन में बहुत डिटेल में पढ़ना है टेस्टिस और ओवरी, तो वहाँ पे हम लोग पूरा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले टेस्टिस समझो। टेस्टिस जो होता है वो सेमिनिफेरस सेल से बना होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से मिलके बना होता है। जैसे कि मान लो अगर ये एक टेस्टिस है, तो इस टेस्टिस में बहुत सारे कंपार्टमेंट होंगे। ऐसे बहुत सारे कंपार्टमेंट होंगे। इन सारे कंपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे, और उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं। अब ये हर एक कंपार्टमेंट में क्या होता है कि कुछ ट्यूब्यूल ऐसे प्रेजेंट होते हैं। मान लो ये ट्यूब्यूल है, एक ट्यूब पढ़ते हैं हम लोग, और ट्यूब से पतला जो होता है उसको ट्यूब्यूल कहते हैं। तो ऐसे ट्यूब्यूल होता है। इस ट्यूब्यूल को कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे समझ लो, बाकी स्ट्रक्चर हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहाँ पढ़ेंगे। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मान लो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये हो गया, एक कंपार्टमेंट में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, जैसे एक ट्यूब्यूल ये, एक ट्यूब्यूल ये, इन दोनों ट्यूब्यूल के बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल। क्या कहते हैं बेटा? इंटरस्टिशियल सेल्स। दो ट्यूब्यूल के बीच वाले जो सेल्स होते हैं उनको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल, या फिर उनको कहते हैं लेडिक सेल। क्या कहते हैं? लेडिक सेल। तो देखो ये दोनों जो इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल्स हैं, ये इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल ही यहाँ पे ग्लैंड वाला जो काम है वो करते हैं। मतलब ये इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर इन्हीं को कहते हैं लेडिक सेल्स। तो ये लेडिक सेल जो है, यही लेडिक सेल हार्मोन सिक्रेट करते हैं, और उन हार्मोन्स को हम एंड्रोजन कहते हैं। जितने भी हार्मोन ये लेडिक सेल सिक्रेट करेगा, उन सारे हार्मोन्स को मिला के हम उसको क्या कहेंगे? एंड्रोजन। और उसी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, उस हार्मोन को हम कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। क्या कहते हैं बेटा? टेस्टोस्टेरॉन। क्लियर? और तुमको पता है कि टेस्टोस्टेरॉन को हम कहते हैं मेल सेक्सुअल हार्मोन। जो मेन सेक्स हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरॉन होता है। तो सिंपल सा यहाँ पे स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने टेस्टिस का। टेस्टिस में बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं, वो सारे स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे जब इसके बाद वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो हर एक कंपार्टमेंट में कुछ ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन ट्यूब्यूल्स को कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में, मतलब ये एक ट्यूब्यूल और ये एक ट्यूब्यूल, दो ट्यूब्यूल के बीच का जो वैकेंट स्पेस होता है, उस स्पेस में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल कहते हैं। यही इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल हार्मोन सिक्रेट करते हैं एंड्रोजन। उसका एक पार्ट है क्या? टेस्टोस्टेरॉन। क्लियर बेटा? तो ये अब टेस्टिस जो है ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, इसका लोकेशन कहाँ पे है? ये जो टेस्टिस है इसका लोकेशन कहाँ पे है? ये एक पाउच में प्रेजेंट होता है, जिस पाउच को कहते हैं स्क्रोटम। क्या कहते हैं बेटा? स्क्रोटम। पाउच में प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल रीजन में, एब्डोमिनल रीजन में, या बॉडी के सरफेस से बाहर। बॉडी के सरफेस से बाहर देखो, ये स्क्रोटम जो है एक पाउच होता है जो बॉडी के सरफेस से लगा होता है। उस स्क्रोटम में एंड्रोजन टेस्टिस प्रेजेंट होता है, और इसी टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होता है। अभी ध्यान से समझो फंक्शन क्या क्या है इसका फंक्शन क्या क्या है। देखो जो टेस्टोस्टेरोन है, ये टेस्टोस्टेरोन जो मेल होते हैं, उन मेल की बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट में
हेल्प करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। मतलब टेस्टोस्टेरोन, जब टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन स्टार्ट होता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेज आते हैं। चेंजेज इन द सेंस बियर्ड का फॉर्मेशन होने लगेगा, मस्टाक का फॉर्मेशन होने लगेगा, जो बॉडी के अंदर और सारे भी चेंजेज आएंगे, जिससे हमको पता चलता है कि जो चाइल्ड है वो एडोलेसेंस एज में पहुंच चुका है, यानी उसके बॉडी के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। क्लियर? तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन से कैरेक्टर होते हैं? जो लाइफ में मैच्योरिटी के बाद दिखते हैं। सेकेंडरी, देखो हमेशा सेकेंडरी और प्राइमरी वर्ड का मतलब क्या होगा। जैसे तुमने जब 9th क्लास में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा होगा तो वहाँ पे तुमको 2 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ाए गए होंगे, एक प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी जो थे वो प्लांट में स्टार्टिंग आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ सीड से प्रेजेंट थे, ठीक है, और सेकेंडरी जो थे वो एक स्टेज के बाद आए तो प्लांट का गर्थ बढ़ने लगा, प्लांट मोटा होने लगा, है ना। तो ऐसे ही क्या है कि यहाँ पे जो प्राइमरी कैरेक्टर वो कैरेक्टर होते हैं जो बाय बर्थ होते हैं, और सेकेंडरी कैरेक्टर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या पर्टिकुलर एनिमल के एडल्ट स्टेज में, यानी जब वो पर्टिकुलर एनिमल जो है जब मैच्योर हो जाता है तो उस टाइम पे जो कैरेक्टर हमको दिखते हैं उस कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को शो करने में कौन हेल्प करता है? टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट, टेस्टोस्टेरोन, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का लिस्ट तुम प्रिपेयर कर लेना अपने उसमें। और टेस्टोस्टेरोन के सेक्रेशन से ही हमको ये पता चलता है कि जो हमारे बॉडी का जो टेस्टिस है ये फंक्शनल हो चुका है। टेस्टिस जो है फंक्शनल हो चुका है, यानी वहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म स्टार्ट हो चुका है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म या जो एनिमल है वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुंच चुका है। क्लियर बेटा? बोलो। तो ये टेस्टिस के बारे में जो जितने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है वो यहाँ के लिए अभी के लिए सफिशिएंट है, इससे सारे क्वेश्चन तुम्हारे निकल जाएंगे। बाकी जो स्ट्रक्चर वाइज पढ़ना है वो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हो गया? चलो, किसी के पास एनसीईआरटी साइंस की बुक है? क्या हो गया? कोई बात नहीं। कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया हम लोगों ने इसमें। चलो नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट जो है वो है ओवरी। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे ग्लैंड है वो है ओवरी। देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पे कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम्हें अभी तुम्हारे लिए तुमको लगेगा कि टफ होता जा रहा है और ये जरूरी नहीं है, लेकिन उसको सिंपल वे में समझो, बहुत डेफिनेशन वाइज नहीं जाना। देखो ओवरी क्या होती है, ओवरी के अंदर कुछ फॉलिकल्स होते हैं, कुछ फॉलिकल्स होते हैं, ध्यान से समझना फॉलिकल्स क्या है। अभी के लिए तुम फॉलिकल्स का मतलब कवर समझ सकते हो। किसका कवर बेटा? ओवम का। किसका कवर? ओवम का। जैसे क्या है कि जब ओवरी जो होती है, अभी स्ट्रक्चर वाइज बनाना स्टार्ट करें ऐसे, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, इतना तो पढ़ा होगा पहले के क्लासेस में। तो ये जो है ये ओवरी है। अभी देखो ओवरी जो होती है ये पेयर में प्रेजेंट है। ये ओवरी से हर मंथ
हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के पास टाइम पे हर मंथ क्या होता है, यहाँ से एक फॉलिकल रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? फॉलिकल। अब देखो, एक साथ दोनों ओवरीज फंक्शनल नहीं होती, एक साथ दोनों ओवरीज फंक्शनल नहीं होती, अल्टरनेटिवली फंक्शन करती हैं। कभी ये ओवरी फंक्शन करती है, कभी ये ओवरी फंक्शन करती है। और हर मंथ में क्या होता है कि यहाँ से एक फॉलिकल रिलीज होता है। उस फॉलिकल के अंदर जो हमारा ओवम का फॉर्मेशन, उस फॉलिकल के अंदर ओवम का फॉर्मेशन हो रहा होता है। क्लियर बेटा? यहाँ से क्या है कि हर ओवरी से हर मंथ क्या होता है, एक फॉलिकल रिलीज होता है, मैच्योर फॉलिकल, जिसके अंदर ओवम का फॉर्मेशन हो रहा होता है। अभी क्या है कि अब समझो यहाँ पे, जैसे एक फॉलिकल, ऐसे समझो एक फॉलिकल था, इस फॉलिकल के अंदर ये समझो ओवम था। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल समझो स्ट्रक्चर, इसको 12th क्लास में तुमको डिटेल में पढ़ाया जाता है। ये फॉलिकल क्या होता है कि जैसे ही ये ओवम मैच्योर होती है, जैसे ओवम मैच्योर होती है और रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर हो जाती है, तो ये फॉलिकल क्या होता है, रैप्चर हो जाता है, फट जाता है, और यहाँ से ओवम रिलीज हो जाती है। तो हमारे पास आफ्टर रैप्चरिंग दो पार्ट्स बचे, एक क्या बचा, फॉलिकल का कोट यानी फॉलिकल का कवर, और दूसरा क्या बचा, ओवम बचा। ठीक है, बात समझ में आ रही? ध्यान से समझो, फॉलिकल था, फॉलिकल जब रैप्चर हुआ तो फॉलिकल के रैप्चरिंग के बाद क्या हुआ कि एक ओवम बाहर निकल गया, और यहाँ क्या बचा, कोट बचा, उसका जो जैकेट था या उसका जो कवर था वो बचा यहाँ पे। ठीक है, अभी दो पार्ट देखो, ये जो फॉलिकल का कवर जिसमें से ओवम रिलीज हो चुका है, इसको हम कहते हैं कार्पस लूटियम। क्या कहते हैं बेटा? कार्पस ल्यूटियम। और ये तुम्हारा ओवम। अब ध्यान से सुनो, जब तक ये जो फॉलिकल था, ये फॉलिकल क्या करता था, एक हार्मोन रिलीज करता था जिसको हम कहते थे एस्ट्रोजन। जब तक ओवम फॉलिकल के अंदर था, वो फॉलिकल क्या सिक्रीट करता था, एक हार्मोन जिसको हम क्या कहते थे, एस्ट्रोजन। जैसे ही ये फॉलिकल रप्चर हुआ, कार्पस लूटियम और ओवम का फॉर्मेशन हुआ, ये जो कार्पस लूटियम है एक हार्मोन रिलीज करने लगा जिसको हमने कहा प्रोगेस्टेरॉन। क्या कहा बेटा? प्रोगेस्टेरॉन। क्लियर? कोई दिक्कत है? तो यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स की बॉडी के अंदर या किसी भी एनिमल की बॉडी, फीमेल की बॉडी के अंदर क्या होता है कि फॉलिकल जो होते हैं वो फॉलिकल हार्मोन जो सिक्रीट करते हैं उसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं, और जो कार्पस लूटियम होते हैं वो जो हार्मोन रिलीज करते हैं उसको प्रोगेस्टेरॉन कहते हैं। पहले जब तक ओवुलेशन नहीं हुआ रहता है, ओवम रिलीज नहीं हुआ रहता है, तब तक एस्ट्रोजन का अमाउंट बॉडी में ज़्यादा होता है। जैसे ओवुलेशन हो जाता है, ओवम रिलीज होता है, प्रोगेस्टेरॉन का अमाउंट बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है। अभी ध्यान से समझो, यहाँ पे जो ये एस्ट्रोजन है, यानी कि हमारे जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स की बॉडी में दो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, और ये दोनों के दोनों हार्मोन जो है वो सेक्सुअल कैरेक्टर को शो करने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एस्ट्रोजन का वर्क समझो, एस्ट्रोजन जो है यहाँ पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो करने के लिए इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ पे ध्यान से समझना, एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है जिसमें बहुत जनरली क्वेश्चन बना करता है और कभी कभी क्वेश्चन बच्चों को टफ हो जाता है। जैसे मेमरी ग्लैंड का फॉर्मेशन, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। इसका फॉर्मेशन में कौन हेल्प करेगा, इसके डेवलपमेंट में कौन हेल्प करेगा, जो हार्मोन होगा वो कौन होगा, एस्ट्रोजन। बात समझ में आ गई? जैसे ही वहाँ पे प्रोगेस्टेरॉन रिलीज होना स्टार्ट हुआ, और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, फीमेल ने कंसीव कर लिया, यानी फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, तो उस टाइम पे जो ये प्रोगेस्टेरॉन है, ये प्रोगेस्टेरॉन क्या करता है कि जो फिटस है या फिर जो डेवलपिंग एम्ब्रायो है उसको यूटेरस के अंदर होल्ड करने में हेल्प करता है, उसको यूटेरस के अंदर होल्ड करने में हेल्प करता है। दूसरा चीज, ये मेमरी ग्लैंड को फंक्शनल बनाता है। ये क्या करता है, मेमरी ग्लैंड को फंक्शनल बनाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मेमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में हेल्प कौन करता है, तो एस्ट्रोजन। और मेमरी ग्लैंड को फंक्शनल कौन बनाता है, उसके यानी कि उसके अंदर मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प कौन करता है, प्रोगेस्टेरॉन। ठीक है, क्लियर? तो ये दोनों इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इसको लिख लेना। यानी कि फीमेल्स की बॉडी में ओवरी जो है वो दो हार्मोन सिक्रीट करती है, एक एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोगेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन क्या करता है, बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर
शो करने में हेल्प करता है। दूसरा, एस्ट्रोजन ही बॉडी के अंदर ओवम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यानी कि ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस टाइम पे हेल्प कौन कर रहा है? एस्ट्रोजन। क्लियर? उसके बाद जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज, यानी ओवम रिलीज हो गया, वहां से प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन स्टार्ट हुआ, तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि जो एंडोमेट्रियल वॉल है, अब जो एंडोमेट्रियल, ये मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे तुम्हें बताना नहीं चाहता क्योंकि एंडोमेट्रियम तुम्हें समझ में नहीं आया कि एंडोमेट्रियम होता क्या है, वो जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तो वहां हमें पता चलेगा। तो इतना सिंपल सा समझो कि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो प्रेगनेंसी को होल्ड करने में और दूसरा मेमोरी ग्लैंड को फंक्शनल बनाने में हेल्प करता है। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? इसमें जो पॉइंट तुम्हें लिखना है वो लिख लो, फिर आगे हम लोग चलते हैं। मैं यहाँ पे नोट करूंगा, उसको कॉपी में लिख के और सॉल्व कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, एक्सॉन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्शन ए कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, ऑप्शन बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन सी रिसीविंग द इम्पल्स, रिसीविंग द इम्पल्स, ऑप्शन डी providing energy for impulse transmission, providing energy for impulse transmission। आसान सा क्वेश्चन है, एनटीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में जो सबसे आसान ऑप्शन दिखता है, हमको पता होता है कि आंसर वो हो सकता है, लेकिन हमको बिलीव नहीं होता क्योंकि भाई उसके साथ बहुत भारी भरकम शब्द और भी दिए होते हैं और हमको लगता है कि अरे इन 3 वर्ड्स के बारे में तो हमें पता ही नहीं है, हो सकता है इनमें से कोई आंसर हो। तो ऐसा नहीं सोचना है, जो तुम्हें आंसर अगर दिख जाए फर्स्ट क्लिक में, अगर वो आंसर तुम्हें तुम्हारे माइंड में सेटअप हो जाए कि हाँ ये आंसर है, तो उसके साथ ही जाना हमेशा, क्योंकि फिर बाद में अगर जो दूसरा तीसरा ऑप्शन देखते हो और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। एक्सॉन इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट? कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। एक्सॉन का काम क्या है? कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। मैंने जो लास्ट टॉपिक तुम्हें पढ़ाया था इसी के लिए पढ़ाया था, जो लास्ट में तुम्हें कंडक्शन दिखाया था प्लस और माइनस के साथ। तो ये क्वेश्चन उसके पीछे का रीजन था, जो मैंने इसलिए वो लास्ट में मैंने कहा कि चलो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है और हम लोग क्या होता है कि इसको छोड़ के बाकी 3 पे ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, आंसर हमारा क्या होगा? कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का कंडक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स। चैप्टर खत्म होने के बाद तुम्हें सीट दे दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए क्वेश्चन ऐसे ही करो, क्योंकि इसमें 2 टॉपिक्स के क्वेश्चन हैं, जिसमें से एक टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया नहीं है तुम्हें, तो चैप्टर खत्म होने के बाद ही सीट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड यहाँ पे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स, ऑप्शन ए रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, ऑप्शन बी सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन, ऑप्शन सी
इंटरनल ऑर्गन, ऑप्शन डी स्केलेटल मसल्स। ये स्केलेटल मसल्स के बारे में कुछ पता है कि नहीं? पढ़ा था ना 9th क्लास में 3 टाइप के मसल, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक, पढ़ा था। स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक। ध्यान से समझो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या कंट्रोल करता है? तो याद करो, ऑटोनॉमिक में क्या बताया था? जो खुद से काम करे, जिसका बहुत ज़्यादा परसेप्शन हमारे माइंड को ना, जो चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, हमेशा हो रही हैं, लेकिन हर बार वो हमारे कॉन्शियसनेस में नहीं आता। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे न्यूरॉन्स को हम क्या कहते थे? जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फॉर्म करते थे। यहाँ रिफ्लेक्स सेक्शन में मैंने तुमको पहले ही बता रखा कि सेंसरी, फिर सीएनएस, फिर मोटर। और सेंसरी और मोटर क्या है तुम्हारे लिए? वहाँ पे जब ये चीज़ें हमको पता चलती रहती। बात समझ में आ गई? ये मतलब रिफ्लेक्स सेक्शन हमेशा तो थोड़े ना होता है, कभी कभी होता है। सेंस ऑर्गन में जो चीज़ें हैं वो हमें पता चलेंगी। इंटरनल ऑर्गन को कौन कंट्रोल करता है? ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यानी इंटरनल ऑर्गन जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, किडनी हो गया, इन सारी चीज़ों के फंक्शनिंग कंट्रोल होते रहते हैं, जो चीज़ हमें नहीं पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है क्वेश्चन? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन वर्क्स टुगेदर टू कंट्रोल ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, इसलिए ध्यान से सुनो। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन वर्क टुगेदर टू कंट्रोल glucose levels in the body. Pairs or hormones such as these which work in opposition to each other are common mechanism for। यहाँ पे देखो ध्यान से समझो, इसमें क्या था क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा उल्टा पुल्टा यहाँ पे है, तो इसलिए समझ में नहीं आएगा। सिंपल सा मतलब यहाँ पे क्या है कि जो ग्लूकोज और इंसुलिन है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि बॉडी में जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है, बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल है, उसको कंट्रोल करते हैं। एक ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल बढ़ाता है और एक ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो घटाता है। ऐसे पेयर जो एक दूसरे के अपोजिट काम करें, लेकिन उनका फंक्शन, दोनों का फंक्शन क्या हो, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता हो। ठीक है, उनको पेयर्स ऑफ हार्मोन को क्या कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन ये है। तो देखो, दो चीजें मैंने तुम्हें ये बताया नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जिसको तुम लोग समझते रहना। दो तरह के पेयर्स ऑफ हार्मोन होते हैं, एक होते हैं सिंगोनिस्टिक और एक होते हैं एंटागोनिस्टिक। क्या होता है बेटा? सिंगोनिस्टिक और एंटागोनिस्टिक। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। सिंगोनिस्टिक का मतलब जो दोनों हार्मोन एक ही चीज को प्रमोट करें या एक ही चीज को डिमोट करें, मतलब दोनों का फंक्शन क्या हो, सेम हो। और एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है कि जो एक दूसरे के अपोजिट वर्क करें। तो इंसुलिन क्या करता था? शुगर लेवल घटा देता था, और जो ग्लूकागॉन था वो क्या करता था? शुगर लेवल बढ़ा देता था। क्लियर? तो शुगर लेवल घटा देना एंड शुगर लेवल बढ़ा देना, दोनों क्या है? अपोजिट वर्क है, अपोजिट वर्क है। इसलिए इस पेयर ऑफ हार्मोन को हम क्या कहेंगे? एंटागोनिस्टिक। क्या कहेंगे? एंटागोनिस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे दिया हुआ है दिया व्हाट इज ट्रू अबाउट डेंड्रॉन। यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज ट्रू अबाउट डेंड्रॉन। डेंड्रॉन को या डेंड्रॉइड को सेम बात है। डेंड्रॉन या डेंड्राइट के बारे में क्या ट्रू है? पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया है लार्ज साइज, दूसरा ऑप्शन दिया है सिंगल, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया है स्मॉल साइज, एंड चौथा ऑप्शन दिया है निसल्स ग्रैन्यूल एब्सेंट। चौथा ऑप्शन क्या दिया है? निसल्स ग्रैन्यूल एब्सेंट। ध्यान से समझो, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, व्हाट इज ट्रू अबाउट डेंड्रॉन। डेंड्रॉन के बारे में क्या ट्रू है? पहला यहाँ पे दिया हुआ है लार्ज साइज, ठीक है, दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे ऑलवेज सिंगल, तीसरा दिया हुआ है स्मॉल साइज्ड, एंड चौथा दिया हुआ है निसल्स ग्रैन्यूल एब्सेंट। तो क्या आंसर होगा इसका? निसल्स ग्रैन्यूल एब्सेंट कहाँ होते थे? एक्सॉन में। कहाँ पे होते थे? एक्सॉन में थे। ये बात उसके लिए सही नहीं है। यहाँ पे दिया है स्मॉल साइज
एंड लार्ज साइज। लार्ज साइज किसका होता था? एक्सॉन का। तो क्या आंसर हमारा होने जा रहा है? स्मॉल साइज। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे दिया क्या है क्वेश्चन, सीएनएस कंप्राइजेस, सीएनएस के अंदर क्या क्या होता है? पहला ऑप्शन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पहला ऑप्शन क्या है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा दिया है क्रेनियल नर्व, तीसरा दिया है स्पाइनल नर्व, एंड चौथा दिया है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखो सीएनएस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट ही तुम्हें बताए थे, क्या क्या? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ऑप्शन हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के साथ जाएगा। नेक्स्ट दिया है ये क्वेश्चन तुम्हारे 9th क्लास से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन मैं तुम्हें बता देता हूं तो, लेकिन एग्जाम्पल अगर तुम्हारे 9th क्लास के डाइवर्सिटी जो सबसे बोरिंग चैप्टर तुम्हें लगा होगा, अगर याद होगा तो फिर क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं याद होगा तो नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन ये है, न्यूरॉन्स आर एब्सेंट इन, क्वेश्चन है न्यूरॉन्स आर एब्सेंट इन ऑप्शन 1 एस्केरिस, पहला क्या है? एस्केरिस है, दूसरा है अर्थवॉर्म, दूसरा क्या है? अर्थवॉर्म, तीसरा है साइकोन, एंड चौथा है पाइला, चौथा क्या है? पाइला। देखो इसमें कोई बहुत मेजर कॉन्सेप्ट नहीं है इसके पीछे, कॉन्सेप्ट एक ही है इसके पीछे कि जब तुमने इसको पढ़ा होगा डाइवर्सिटी को, तो तुमको वहां पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया गया होगा। पढ़ाया गया था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल पढ़ाया गया था। तो उसमें पॉरीफेरा बताया गया होगा। क्या बताया गया होगा? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में बताया गया होगा कि ये सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ सिर्फ सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, न्यूरॉन्स आर एब्सेंट। देखो न्यूरॉन जो होता है वो तभी प्रेजेंट होता है जब बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक हमको कोई चीज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करनी। अभी क्या है, सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि बॉडी सिर्फ कंप्लीटली सेल से बनी है, वहां टिश्यू का फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ है, यानी हर सेल अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खुद कर रहा है। क्लियर? तो इसलिए वहां पे न्यूरॉन की जरूरत नहीं है, और हमारा ऑप्शन इसमें जाएगा जो पॉरीफेरा होगा, यानी कि साइकोन उसके साथ। किसके साथ जाएगा? साइकोन के साथ। तो इसमें एग्जाम्पल किस फाइलम से है वो याद रखना जरूरी है, इससे नहीं मतलब है कि हमें सब कुछ याद हो। यहां पे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोन्स इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। पोन्स इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन का। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। टू सिस्टम एक्सर्टिंग अपोजिट इन्फ्लुएंस ऑन द सेम ऑर्गन, ऑर्गन ही लेके चलो, ऑर्गन्स लेके चलने की जरूरत नहीं है, मतलब वहां पे दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन समझना फिर से, टू सिस्टम्स एक्सर्टिंग अपोजिट इन्फ्लुएंस ऑन द सेम ऑर्गन आर, ऑप्शन ए एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, ऑप्शन बी मस्कुलर एंड नर्वस सिस्टम, ऑप्शन सी एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम, ऑप्शन डी सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ऑप्शन डी क्या है? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ ऑप्शन मैच करता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन में जो आंसर है उसको ढूंढेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक ही ऑर्गन पे दो सिस्टम अपना अपोजिट इन्फ्लुएंस शो करते हैं। एक अगर कोई पॉजिटिव चीज करेगा तो दूसरा उसी ऑर्गन पे क्या करेगा? नेगेटिव करेगा। ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट देगा। तो ऐसा हम लोगों ने कहाँ पे देखा था? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। मैंने कहा था एक अगर कहीं पे अराउजल करता है, मतलब एक अगर उसको इग्नाइट करता है तो दूसरा फिर उसको क्या करेगा? स्लो डाउन करेगा। ठीक है ना? अगर एक ने क्या किया कि वहां पे मान लो कि हार्ट बीट का रेट बढ़ा दिया, तो दूसरा उस पर वर्क करके क्या करेगा? उसके रेट को घटा देगा। तो सेम ऑर्गन पे दोनों का फंक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता था। ठीक है, तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक्शन ऑफ न्यूरॉन एंड मसल, जंक्शन ऑफ न्यूरॉन एंड मसल
विच ब्रिंग्स अबाउट मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। क्वेश्चन है जंक्शन ऑफ न्यूरॉन एंड मसल विच ब्रिंग्स अबाउट मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इज। ऑप्शन ए ज्वाइंट, ऑप्शन बी साइनेप्स, ऑप्शन सी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड ऑप्शन डी सिनेप्टिक बटन्स। तो ये हमारे आंसर यहाँ पे सिंपल सा है, जहां पे न्यूरॉन और मसल्स का जंक्शन हुआ हो तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ही कहते हैं उसको। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन रिफ्लेक्स एक्शन। क्वेश्चन लिखने का तरीका यहाँ पे डिफरेंट है इसलिए लिख देता हूं। रिफ्लेक्स एक्शन इज आर ऑप्शन ए coughing, ऑप्शन बी yawning, ऑप्शन सी sneezing, ऑप्शन डी all of above, all of above। इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन है, इन तीन ऑप्शंस में से कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन है। देखो पहला जो स्नीजिंग है ये रिफ्लेक्स एक्शन है, ये तो तुम्हें पता है क्योंकि छींकने के बाद पता चलता है कि हमने छींक लिया है, ठीक है ना। और रिफ्लेक्स एक्शन की यही पहचान है, पता तो चलेगा लेकिन रिस्पॉन्ड के बाद, ठीक है। दूसरा कफिंग, खांसना, ये भी क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है, खांसने के बाद पता चलता है कि हमने खांस लिया है। इसके बाद यॉर्निंग, जम्हाई लेना, ये भी क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। यानी कि हमारा जो आंसर है वो कौन सा है, ऑल ऑफ एबव। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे पुट करने के पीछे रीजन है क्यों मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें कराया है। तीन एग्जाम्पल यहाँ पे अलग अलग है और ये तीनों एग्जाम्पल से तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। एक में इसको रख के क्वेश्चन बना दिया, एक में इसको रख के क्वेश्चन बना दिया, एक में इसको रख के क्वेश्चन बना दिया और एक में तीनों रख के क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हारे सामने है ही, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये तीनों एग्जाम्पल तुम्हें याद रहने चाहिए, जो क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ब्रेन इज। ऑप्शन सुनो, पहले ऑप्शन सुनो उसके बाद डिसाइड करना। चलो क्वेश्चन है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ, क्वेश्चन है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ब्रेन इज। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए है पायामीटर, ऑप्शन बी है ड्यूरामीटर, सॉरी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है CSF, ऑप्शन डी है एरेक्नोइड। अब बताओ स्कल होगा फिर तो ऑप्शन सुना करो आराम से, ठीक है। तो क्या होगा आंसर यहाँ पे, ड्यूरामीटर। जो स्कल के पास वाला था ड्यूरामीटर, उसी को हम क्या कहते थे, आउटर मोस्ट कवरिंग। CSF क्या होता है बेटा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। कहाँ पे होता है, दो मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस खाली होता है वहां पे प्रेजेंट होता है। क्लियर। चलो तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी जो इसमें क्वेश्चन है वो तुम्हारे प्लांट के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उस पर बेस्ड है। तो वो टॉपिक खत्म करने के बाद हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, फिर तुम्हें ये सीट मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स तुमको चैप्टर खत्म होने के बाद मिलेगा और इसके बाद हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो
रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर से अभी सिलेबस फिर से एक बार नोट कर लो कि जो एग्जाम होगा इसके बाद उसमें न्यूट्रिशन वाला टॉपिक लाइफ प्रोसेस का, और अभी रिप्रोडक्शन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये 3 चैप्टर या 3 टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो।